नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षित करो। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा परिवार जो पीढ़ियों से एक ही शहर में रहता आया हो, जिसका घर वहीं हो, खेत वहीं हो, दुकान वहीं हो, मित्र और रिश्तेदार वहीं हो, और अचानक एक दिन उसे बताया जाए कि अब यह देश आपका नहीं रहा। न पासपोर्ट है, न टिकट, न कोई निश्चित मंजिल है, तो सिर्फ एक गठरी, कुछ जरूरी सामान और अपने परिवार को बचाने की कोशिश। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भारत का विभाजन, एक देश से दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं थी। ये रेखा लोगों के घरों के बीच से गुजरी, खेतों के बीच से गुजरी, गांव के बीच से गुजरी और सबसे बढ़कर लोगों की जिंदगी के बीच से गुजरी। इतिहास में इसे पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का विभाजन कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत का विभाजन हुआ क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम विवाद था? क्या अंग्रेज इसके लिए जिम्मेदार थे? क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राजनीति ने विभाजन का रास्ता तैयार किया? और क्या 1947 का विभाजन वास्तव में अचानक हुआ था? इन सवालों का जवाब जानने से पहले सभी दर्शकों के लिए एक चैलेंज है। देखते हैं इस चैलेंज में आज कौन जीतता है। चैलेंज ये है कि अगर आपको इंडिया से प्रेम है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद कमेंट करना है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना है। देखते हैं आज कौन जीतता है। दोस्तों, पार्टीशन ऑफ इंडिया को अच्छे से समझने के लिए हमें 1947 से बहुत पहले जाना होगा। 18वीं और 19वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप किसी एक आधुनिक राष्ट्र या राज्य के रूप में संगठित नहीं था। यहाँ अलग अलग रियासतें, साम्राज्य और क्षेत्रीय शक्तियां थीं। लेकिन 18वीं सदी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर है। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और यहीं से अंग्रेजों ने देश में जड़ें जमानी शुरू कर दी। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने प्रशासन, कानून, रेलवे, डाक, सेना और शिक्षा की आधुनिक संस्थाओं का विस्तार किया। लेकिन इसी दौरान भारतीय समाज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर नई प्रतिस्पर्धा भी पैदा हुई। 19वीं और 20वीं सदी में आधुनिक राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। सन 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके 21 सालों के बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई। शुरुआत में दोनों संगठनों के भीतर भी कई तरह के विचार मौजूद थे, लेकिन समय के साथ प्रतिनिधित्व, चुनाव, सत्ता में हिस्सेदारी और धार्मिक पहचान के सवाल महत्वपूर्ण होते गए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई। इसका मतलब था कि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रतिनिधियों के चुनाव में विशेष भूमिका निभा सकते थे। आगे चलकर 1919 के सुधारों और फिर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रांतीय राजनीति और चुनावों को और व्यापक बना दिया। इस व्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल खड़ा किया। भारत में सत्ता का बंटवारा किस आधार पर होगा? क्या राजनीति के आधार पर, प्रांतों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर या धार्मिक समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर? यही सवाल आगे चलकर बेहद विवादास्पद हो गया। 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। 1930 में इलाहाबाद में मोहम्मद इकबाल ने अपने भाषण में उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक राजनीतिक इकाई की कल्पना रखी। हालांकि वो सीधे सीधे 1947 के पाकिस्तान के नक्शे जैसा नहीं था। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का इस्तेमाल किया। लेकिन पाकिस्तान की मांग को लेकर व्यापक राजनीतिक ताकत तब मिली जब मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। इसे आमतौर पर लाहौर प्रस्ताव या बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया। इसके तहत
मुस्लिम क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में संगठित करने की मांग रखी गई। यहीं से अलग राष्ट्र की राजनीति को नई दिशा मिली। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं थी। कांग्रेस देश को एक संयुक्त राजनीतिक इकाई के रूप में देखती थी, लेकिन मुस्लिम लीग को आशंका थी कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिम समुदाय स्थायी राजनीतिक अल्पसंख्यक बन सकता है। यही अविश्वास आने वाले वर्षों में लगातार बढ़ता गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस ने कई प्रांतों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की और कई जगह सरकारें बनाई, लेकिन मुस्लिम लीग को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक दूरी और बढ़ गई। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग राजनीतिक पहचान को और मजबूती से प्रस्तुत करना शुरू किया। 1940 के दशक तक राजनीतिक वातावरण बेहद तनावपूर्ण हो चुका था और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होने के कारण युद्ध में शामिल कर दिया गया। इसी दौरान भारतीय नेताओं से स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के बारे में अलग अलग मांगे उठने लगी। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिस्प मिशन भारत भेजा, लेकिन प्रस्ताव पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसी दौरान कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने इसी दौरान अपना संगठन और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया। 1945-46 तक ब्रिटिश सरकार के सामने एक स्पष्ट समस्या थी। भारत पर लंबे समय तक शासन करना अब संभव नहीं था, लेकिन सत्ता किसे और किस अवस्था के तहत दी जाए, यही सबसे कठिन सवाल था। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन का उद्देश्य था ऐसी संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना जिससे भारत एक राजनीतिक इकाई बना रह सके और इसके साथ ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की राजनीतिक चिंताओं का समाधान हो सके। कैबिनेट मिशन प्लान ने एक कमजोर केंद्र और प्रांतों के समूहों वाली संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद भारत का विभाजन टल सकता है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच योजना को लेकर और सत्ता के स्वरूप को लेकर मतभेद बढ़ गए। अंततः समझौता टूट गया। इसके बाद मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद हिंसा बंगाल, बिहार, नोआखाली, पंजाब और दूसरे क्षेत्रों तक फैलती गई। हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी समुदाय के लोग इस हिंसा के शिकार बने। जब सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही थी, तब महात्मा गांधी ने लोगों के बीच जाकर शांति स्थापित करने की कोशिश की। नोआखाली में उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से हिंसा रोकने की अपील की। बिहार में भी उन्होंने शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयास किए। गांधी विभाजन के विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन उस समय राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। कांग्रेस के कई नेताओं को भी लगने लगा था यदि सत्ता हस्तांतरण में और देरी हुई तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत में सत्ता हस्तांतरण कर देगा। इसके बाद लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। माउंटबेटन ने राजनीतिक नेताओं से बातचीत की, लेकिन कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य पक्षों के बीच संयुक्त भारत के भविष्य पर सहमति नहीं बन सकी। आखिरकार 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान सामने आया। इस योजना के तहत भारत को विभाजित करके सत्ता हस्तांतरण का रास्ता अपनाया गया और अब यह प्रश्न सामने था जिसे शायद कुछ साल पहले तक बहुत से लोग असंभव मानते थे। यह था भारत का विभाजन। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। इस कानून ने 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाने का रास्ता साफ किया, भारत और पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल जैसे बड़े प्रांतों का भी विभाजन होना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए सबसे बड़ी समस्या थी सीमा निर्धारण। इस काम की जिम्मेदारी ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई। रेडक्लिफ पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें पंजाब और बंगाल की सीमाएं निर्धारित करने का बेहद कठिन काम सौंपा गया। जनसंख्या, धार्मिक बहुमत, प्रशासनिक सीमाएं, संचार व्यवस्था और अन्य कारकों को देखते हुए सीमा तय की जानी थी। समय बहुत कम था और लाखों लोगों की जिंदगी इस फैसले पर निर्भर थी।
इससे बनी सीमा को इतिहास में रेड क्लिफ लाइन कहा गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। दिल्ली सहित पूरे देश में आजादी का उत्सव था। नेहरू ने स्वतंत्र भारत की नई सुबह का ऐतिहासिक भाषण दिया, लेकिन पंजाब और बंगाल के कई हिस्सों में उस समय खुशी से ज्यादा डर था, क्योंकि लोगों को अभी तक पूरी तरह पता नहीं था कि उनका गांव किस देश में जाएगा। सीमा की अंतिम घोषणा स्वतंत्रता के आसपास हुई। इसका अर्थ ये था कि कुछ लोगों को स्वतंत्रता मिलने के बाद पता चला कि वे अब भारत में हैं या पाकिस्तान में, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। पश्चिमी बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख भारत की तरफ जाने लगे और भारत के कई हिस्सों से मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में भी बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, लेकिन बंगाल का पलायन पंजाब की तरह कुछ महीनों में खत्म नहीं हुआ, वह कई वर्षों तक चलता रहा। इतिहासकारों के अलग अलग अनुमानों के अनुसार विभाजन के दौरान और उसके बाद लगभग 2 करोड़ लोगों ने सीमाएं पार की। कुछ स्टडीज में यह संख्या लगभग 1 करोड़ 45 लाख मिलती है। लोग ट्रेन से गए, बैलगाड़ियों से गए, पैदल गए, काफिलों में गए, नदियों के रास्ते गए, लेकिन कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। 1947 की विभाजन त्रासदी की सबसे भयावह तस्वीरों में से एक थी शरणार्थी ट्रेन। ट्रेनों में हजारों लोग भरकर सीमा पार कर रहे थे, लेकिन कई बार ये ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंचती तो उनमें यात्रियों की जगह लाशें मिली। पंजाब में गांव खाली हो रहे थे, लोग अपने घरों में ताले लगाकर निकल रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को ये भरोसा था कि वे कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद लौट आएंगे। अधिकांश कभी वापस नहीं लौट सके। घरों पर कब्जे हो गए, दुकानें छूट गईं, खेत छूट गए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और कब्रिस्तान पीछे रह गए, और सबसे बड़ा नुकसान था परिवारों का टूट जाना। विभाजन की हिंसा का सही आंकड़ा आज भी इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है। कुछ स्टडीज में मृतकों की संख्या लगभग 2 लाख से लेकर 10 लाख या उससे अधिक तक बताई गई है, जबकि हाल के कुछ शोध इससे भी अधिक अनुमान प्रस्तुत करते हैं। इसलिए किसी एक संख्या को अंतिम आंकड़ा मानना सही नहीं होगा। हिंसा में हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदाय के लोग मारे गए। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा हुई, बच्चे अपने परिवारों से बिछड़ गए, लोगों की संपत्ति लूटी गई, गांव जला दिए गए और लाखों लोग शरणार्थी बन गए। यह याद रखना जरूरी है कि विभाजन की हिंसा को किसी एक समुदाय के अपराध के रूप में समझना इतिहास को अधूरा कर देता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समुदायों के लोगों ने हिंसा झेली और कुछ समूहों के लोगों ने हिंसा में भाग भी लिया। यह एक व्यापक सांप्रदायिक त्रासदी थी। विभाजन का एक ऐसा पहलू भी था जिसके बारे में लंबे समय तक कम बात हुई। हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई। कई महिलाओं को अपने परिवारों से अलग कर दिया गया। बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने अपहरण की गई महिलाओं की खोज और पुनर्वास के लिए अभियान चलाए, लेकिन यह प्रक्रिया भी बेहद जटिल थी, क्योंकि कई महिलाओं ने नई जगहों पर नया जीवन बना लिया था। कुछ के बच्चे हो चुके थे, कुछ अपने पुराने परिवारों में वापस नहीं जाना चाहती थी। विभाजन ने महिलाओं की जिंदगी पर ऐसा घाव छोड़ा जिसके प्रभाव पीढ़ियों तक दिखाई दिए। जो लोग पाकिस्तान से भारत पहुंचे उन्हें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और दूसरे शहरों में बड़ी संख्या में विस्थापित लोग पहुंचे। दूसरी तरफ भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लाखों नए शरणार्थी पहुंचे। कराची और लाहौर जैसे शहरों की जनसंख्या और सामाजिक संरचना तेजी से बदल गई। भारत में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए छोड़ी गई संपत्तियों का इस्तेमाल किया गया। लोगों को जमीन, मकान और रोजगार देने की कोशिश हुई, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। किसी व्यक्ति ने शायद पाकिस्तान में अपना पूरा कारोबार छोड़ा था और भारत में उसे फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। किसी ने खेत छोड़ा, किसी ने हवेली छोड़ी, किसी ने दुकान छोड़ी और किसी ने सिर्फ अपनी जान बचाई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोध में भी विभाजन को 20वीं सदी के सबसे बड़े जबरन प्रयासों में से एक बताया गया है। एक सवाल आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति ने
हिंदू मुस्लिम राजनीतिक विभाजन को बढ़ाया। कुछ इतिहासकार अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते मतभेदों को महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। कुछ लोग जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को निर्णायक मानते हैं। कुछ लोग कांग्रेस नेतृत्व की रणनीतिक गलतियों की चर्चा करते हैं और कुछ इतिहासकार इन सभी कारणों को एक साथ देखते हैं। वास्तविकता शायद इससे ज्यादा जटिल है। विभाजन किसी एक व्यक्ति या एक घटना का परिणाम नहीं था। इसके पीछे दशकों की औपनिवेशिक राजनीति, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, चुनावी प्रतिस्पर्धा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास, 1946-47 की हिंसा और ब्रिटिश सत्ता के शीघ्र हस्तांतरण का निर्णय, इन सभी का योगदान था। इसलिए इतिहास को केवल एक खलनायक और एक नायक में बांटना आसान तो है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अधूरा। इस तरह 1947 का विभाजन केवल दो देशों के जन्म तक सीमित नहीं रहा, इसने आने वाले दशकों की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित किया। भारत और पाकिस्तान का जन्म दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में हुआ, लेकिन विभाजन की कहानी केवल नेताओं की कहानी नहीं है, यह आम लोगों की कहानी है। उस किसान की कहानी है जिसने अपना खेत खो दिया, उस दुकानदार की कहानी है जिसने अपनी दुकान छोड़ दी, उस बच्चे की कहानी जो रास्ते में अपने माता पिता से बिछड़ गया, उस महिला की कहानी जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया, उस बुजुर्ग की कहानी जिसने जीवन भर जिस शहर को अपना घर समझा उसे आखिरी बार देखा। विभाजन ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, इसने यादें बांटी, इसने परिवार बांट दिए, इसने समुदाय बांट दिया और कई जगहों पर सदियों पुराने सामाजिक रिश्ते तोड़ दिए। 1947 में भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हुआ। एक तरफ स्वतंत्रता का सपना पूरा हुआ, दूसरी तरफ लाखों लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इसलिए जब हम 15 अगस्त 1947 को याद करते हैं तो हमें सिर्फ लाल किले की तस्वीर नहीं देखनी चाहिए, हमें उन शरणार्थी शिविरों को भी याद करना चाहिए, उन खाली घरों को भी याद करना चाहिए, उन ट्रेनों को भी याद करना चाहिए, उन परिवारों को भी याद करना चाहिए जो कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके। भारत का विभाजन इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसमें स्वतंत्रता और त्रासदी दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं और शायद इस इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है। राजनीतिक सीमाएं नक्शे पर खींची जा सकती हैं, लेकिन इंसानी रिश्तों पर खींची गई सीमाओं का दर्द पीढ़ियों तक रहता है। 1947 हमें यह भी सिखाता है कि जब राजनीति में डर, अविश्वास और सांप्रदायिक नफरत बढ़ती है तो इसकी कीमत अक्सर आम जनता चुकाती है। इसलिए विभाजन को याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं है, यह वर्तमान के लिए चेतावनी भी है, क्योंकि इतिहास का उद्देश्य सिर्फ यह बताना नहीं है कि क्या हुआ था। इतिहास का असली उद्देश्य यह समझना भी है कि ऐसा क्यों हुआ था और हम दोबारा ऐसी त्रासदी होने से कैसे बच सकते हैं। भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बन गए, लेकिन 1947 की यादें आज भी दोनों देशों के लाखों परिवारों की कहानियों में जीवित हैं। और शायद इसी वजह से भारत का विभाजन सिर्फ इतिहास की तारीख नहीं है, यह दक्षिण एशिया की सामूहिक स्मृति का एक ऐसा अध्याय है जिसे समझना जरूरी है, सही तथ्यों के साथ, बिना नफरत के और बिना इतिहास को राजनीतिक सुविधा के अनुसार बदलने के। यही 1947 की सबसे बड़ी सीख है। जय हिंद, नमस्कार।